लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करने जा रहे हैं। दैट लॉजिकल इंटरफेस इज ईथर चैनल। ईथर चैनल इंटरफेस का क्या फायदा है? ईथर चैनल इंटरफेस आपके फायरवॉल के इंटरफेसेस को आपस में एग्रीगेट करता है। दिस इज अबाउट एग्रीगेशन। और ये उसी तरह है जिस तरह आप दो कैटलिस्ट स्विचेस के दरमियान ईथर चैनल बनाते हैं। दिस इज जस्ट लाइक दैट। आप इनको एग्रीगेट करते हैं। क्यों एग्रीगेट करते हैं? आप कोई से दो स्विचेस के दरमियान अपलिंक्स को। एग्रीगेशन का पहला फायदा ये है कि आप अपनी बैंडविड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं। बैंडविड्थ बढ़ जाती है। ये दो पोर्ट्स अलग अलग की बजाय एक कॉमन बंडल बन जाती हैं। और फिर आप डिपेंड करता है कि आपने अपने इन स्विचेस के अंदर कौन सा लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम एनेबल किया हुआ है। सो लोड बैलेंसिंग की जो सेटिंग है वो डिपेंडेंट अपॉन एल्गो है। मींस कि जो भी ईथरनेट फ्रेम आएगा, लेट्स से फ्रेम 1 आया तो उसका कुर्रा इस इंटरफेस का निकला, तो फ्रेम 1 यहां से गुजर गया। फ्रेम 2 आया तो हो सकता है उसका कुर्रा इस इंटरफेस का निकले, तो फ्रेम 2 यहां से गुजर जाएगा। सो ये जो लिंक एग्रीगेशन है ये कोई वैन टेक्नोलॉजीज में जिस तरह पीपीपी प्रोटोकॉल होता था, ये उस तरह नहीं है कि आपका फ्रेम ब्रेक होके दो वायर से अलग अलग जाके रिकंबाइन होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। दिस इज बेस्ड अपॉन द ईथरनेट फ्रेम पैरामीटर्स। और किसी फ्रेम को एक वायर से गुजारा जाएगा, किसी फ्रेम को दूसरी वायर से गुजारा जाएगा। सो ये भी जरूरी नहीं है कि फ्रेम 2 के बाद जब फ्रेम 3 आएगा तो ये जरूरी है कि वो पहली पोर्ट से जाएगा, यानी कोई राउंड रॉबिन चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये हो सकता है कि फ्रेम 3 जब आए तो वो भी सेकंड पोर्ट से चला जाए, फ्रेम 4 जब आए वो भी इसी पोर्ट से चला जाए, फ्रेम 5 भी इसी से चला जाए, फिर फ्रेम 6 आए तो वो इस वायर से जाए। सो इन तमाम वायर्स के ऊपर प्रेशर कॉमन नहीं होता। ये नहीं होगा कि ये वायर भी 50% लोडेड है तो ये भी 50% लोडेड है, ये कभी नहीं होता ईथर चैनल में। हो सकता है ये 30% लोड पर है, ये 70% लोड पर हो, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि ट्रैफिक का जो पैटर्न है दैट एक्चुअली डिक्टेट्स कि ये लिंक कैसे यूज हो रहे होंगे। बट इट अलाउज यू टू यूज बोथ वायर्स बैंडविड्थ इन वन गो। और साथ ही साथ ये आपको रिडंडेंसी भी देता है। और ये वो रिडंडेंसी है जो लिंक लेवल है, यानी ये वायर ब्रेक हो जाए तो क्या होगा। अब सोचिए ना, हमने अगर एक फिजिकल इंटरफेस एक ही लगाया हुआ हो गीगाबिट 01 और इसी पर हम नेम इफ दे दें इनसाइड, तो जब ये वायर कट जाएगी तो इनसाइड तो गया फिर काम से। अगर दो वायर्स हैं, उन दोनों को हमने आपस में बंडल किया है और इसको हम बोलते हैं कि ये इनसाइड है। दोनों को बंडल करके हम कहते हैं कि ये हमारा इनसाइड है, ये बंडल। तो फिर ये वायर कट भी जाए तो इस इंटरफेस से ट्रैफिक चलती रहेगी। इट मींस कि इंटरफेस कभी फॉल्टी हो गया, कभी वायर खराब हो गई, कभी लिंक कट गया, ये तमाम मसाइल जो एक रियल प्रॉब्लम है हम फेस करते हैं, ये आ भी जाएंगे तो ये नेटवर्क उसको टॉलरेट करेगा। ये उस रिलेटिवली एक फिजिकल इंटरफेस को ही यूज कर लेने की निस्बत ये जो अप्रोच है ये ज्यादा रिलायबिलिटी की तरफ ले जाएगी हमें। रिलायबिलिटी किसकी? लिंक की रिलायबिलिटी। अब वो सारी तमहीद अपनी जगह कि जब आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान, तो आपको पता है ईथर चैनल या आप स्टैटिक बना सकते हैं या आप ईथर चैनल डायनामिकली नेगोशिएट कर सकते हैं। स्टैटिक में यू जस्ट फोर्सफुली टर्न द ईथर चैनल ऑन, और डायनामिक के अंदर वी यूज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड LACP। LACP प्रोटोकॉल के जरिए क्या है कि one side becomes active, the other side becomes passive. So LACP
frames are sent from the active side to the passive side कि आओ ether channel negotiate करें, फिर ये ट्रांस करेगा in response of that request. So this is request, let's say this is response. कोई भी साइड एक्टिव और पैसिव हो सकती है, it can be vice versa as well. आप इसको एक्टिव कर दें, इसको पैसिव कर दें, तो ये इनिशियली रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा टू नेगोशिएट एन ईथर चैनल, और उस नेगोशिएशन में ये चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि भाई तमाम पोर्ट्स की स्पीड क्या एक जैसी है, ये शराइत आपको CCNA पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए. ऑल पोर्ट्स शुड बी ऑफ सेम स्पीड, ऑल पोर्ट्स शुड बी ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन. ये तमाम चीजें मैच करेंगी तो पोर्ट्स बंडल होंगी, अदरवाइज बंडल नहीं होंगी. और इसमें एक्टिव पैसिव और वाइस वर्सा एक्टिव पैसिव के अलावा एक्टिव एक्टिव भी पॉसिबल है, दोनों साइड्स को एक्टिव करते हैं. तो कोई भी साइड पहले रिक्वेस्ट सेंड कर दे, डजंट मैटर, दूसरी साइड रिस्पॉन्ड कर देगी. बट ये कॉन्फ़िगरेशन गलत होगी कि हम इस साइड को भी पैसिव कर दें और हम इस साइड को भी पैसिव कर दें, यानी ना इधर LACP चला ना इधर LACP की रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई, तो दोनों वेटिंग मोड में बैठे रहे, तो बंडल नेगोशिएट नहीं होगा. ये बात सारी हम कर रहे हैं डायनामिक के केस में. स्टैटिक में तो वी जस्ट सिंपली फोर्स इट बिकॉज वी नो कि हमने पोर्ट की जो इक्वालिटी है उसका लिहाज हमने रखा हुआ है, वो हमारे जिम्मे थी, तो इसलिए हम उसको फोर्सफुली ऑन करने की जानिब जा रहे हैं. बट उस फोर्सफुली ऑन में भी अगर पोर्ट्स कंप्लाई नहीं करती हैं रूल्स को, तो पोर्ट बंडल में से बाउंस हो जाएगी. ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर करना पहले सीखते हैं. अब ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने का तरीका ASA में ये है कि आप किसी भी फिजिकल इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे. मिसाल के तौर पर गीगाबिट 01 सिलेक्ट किया हुआ है. इस इंटरफेस को आप सिर्फ और सिर्फ नो शटडाउन करेंगे. आई मीन इस पर कोई नेम है, कोई IP एड्रेस आपने नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ पुरानी कमांड्स में से एक कमांड आ रही है एंड दैट इज नेमif, that is sorry no shutdown. This is only command which is from the base configuration. No nameif, no IP address, ये कमांड का इजाफा हो गया. और ये वही है, it's nothing new. ये आप स्विचेस और राउटर्स पर देते ही हैं. चैनल ग्रुप की कमांड है. 1 आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं. बट यहाँ पे जो भी वैल्यू आप सिलेक्ट करें, जब आप 0/2 को कॉन्फ़िगर करेंगे तो 0/2 में भी फिर वही नंबर देना है, तो जाकर के ये दोनों इंटरफेस आपस में बंडल होंगे. तो इनका आपस में जो बंडलिंग का जो बॉन्ड है वो ये नंबर है. अगर आपने ये नंबर 2 रखना है तो फिर आपने दोनों इंटरफेसेस में जब ये कमांड जाकर देनी है तो 2 ही देना है. तो नंबर 2 इनका आपस का बॉन्डिंग रिलेशनशिप या बॉन्डिंग ID बन जाएगा. उसके बाद आ जाता है जी मोड. ये भी एक कीवर्ड है. मोड अब हमारे पास 3 है. ऑन अभी बात की थी हमने, ये स्टैटिक है, ये फोर्सफुल है, और ये जो दोनों हैं ये LACP को चलाने के इक्विवेलेंट है. असूली तौर पर कोई भी एक साइड को एक्टिव कर दें, कोई भी एक साइड को पैसिव कर दें, या दोनों को एक्टिव एक्टिव कर दें. पैसिव पैसिव नहीं करेंगे हम, वो रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन. तो जैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी जो आपको दिखाई जा रही है, आप देखेंगे कि आपके ASA में एक इंटरफेस अपीयर हो जाएगा जिसका नाम होगा पोर्ट चैनल 1. एक पोर्ट चैनल इंटरफेस आपको उभरता हुआ नजर आएगा. वो पोर्ट चैनल इंटरफेस एक्चुअली अंडरनीथ यूज करेगा गीगाबिट 0/1 को और गीगाबिट 0/2 को. बट अब ये गीगाबिट 0, 1 और 2 की अपनी हैसियत कोई नहीं रही. पोर्ट चैनल 1 जो है ये वो इंटरफेस है जो आपको रियल वर्ल्ड से जोड़ रहा है. लिहाजा नेमif अब आप इसके नीचे करेंगे, IP एड्रेस लिहाजा आप इसके नीचे देंगे, इस पोर्ट चैनल के नीचे. तो यहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए. अब इंटरफेस पोर्ट चैनल आ गया.
ये 1 कहां से आया? ये 1 वो जो चैनल ग्रुप का नंबर सेलेक्ट किया है, ये जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी बेस पर ये नंबर खुद ही प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आप जाएंगे इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 में, ये एक लॉजिकल चीज है, दिस इज लॉजिकल, ये मार्जे वजूद में आया है जब आपने फिजिकल पोर्ट्स पर जाकर ये कॉन्फ़िगरेशन की है, ये खुद ही बन गया है। इस इंटरफेस में अब आप नेम इफ करेंगे, आईपी एड्रेस देंगे, नो शटडाउन करेंगे, ये सब आप यहां करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब ये जो इंटरफेस है आपका, उस इंटरफेस को प्रायोरिटी दी जा सकती है। जिस भी इंटरफेस की आप प्रायोरिटी सेट करेंगे लोएस्ट, वो प्रेफर हो जाएगी। ये अब आप फिजिकल पोर्ट पर दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 इंटरफेसेस हैं। अगर 2 इंटरफेसेस हैं तो वो तो दोनों एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। अगर आपने 3 इंटरफेसेस डाल दिए तो 3 इंटरफेसेस की सूरत में एक इंटरफेस कोई ना कोई स्टैंड बाय होना है, यानी एक एक्टिव, दूसरा एक्टिव और किसी एक को स्टैंड बाय होना है। किसको स्टैंड बाय होना है? अगर आप प्रायोरिटी नहीं सेट करते, डिफॉल्ट पर ही रहने देते हैं, तो वो इंटरफेस जिसका हार्डवेयर आईडी सबसे बड़ा होगा वो स्टैंड बाय में चला जाएगा। यानी ईथरनेट 0, ईथरनेट 1, ईथरनेट 2, अगर आपने इन तीनों को बंडल किया तो ईथरनेट 2 स्टैंड बाय हो जाएगा और 0 और 1 जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। लोएस्ट इंटरफेस नंबर विल बिकम एक्टिव। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ईथरनेट 2 तो मेरा फाइबर इंटरफेस है और ईथरनेट 1 जो है वो भी फाइबर इंटरफेस है, बट ईथरनेट 0 कॉपर इंटरफेस है, तो कॉपर को मैं लीस्ट प्रेफरेंस पे लाना चाहता हूँ, तो आप ईथरनेट 0 इंटरफेस के अंदर LACP की जो प्रायोरिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। आप उसको वर्स्ट कर देंगे, जब आप उसको वर्स्ट कर देंगे यानी 3, 2, 7, 6, 9 कर देंगे, तो वो इंटरफेस फिर स्टैंड बाय वाली कैटेगरी में चला जाएगा और बाकी 2 एक्टिव हो जाएंगे। ये हम चाहें तो हम ट्वीकिंग कर सकते हैं। LACP सिस्टम प्रायोरिटी, इस केस में ये चीज जो आप कमांड दे रहे हैं ये आप अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में दे रहे हैं। दिस इज नॉट इन द इंटरफेस, दिस इज सिस्टम प्रायोरिटी। इस सिस्टम प्रायोरिटी के अंदर अगर आपकी एक साइड पर इंटरफेस की मिसाल के तौर पर आपने एक इंटरफेस यहां पर ईथरनेट 1, ईथरनेट 2 और ईथरनेट 0 को स्टैंड बाय कराया हुआ है और फ्रंट साइड पर जो डिवाइस है उसमें ईथरनेट 1 किसी ने स्टैंड बाय किया हुआ है, ईथरनेट 2 को एक्टिव किया हुआ है और ईथरनेट 0 को एक्टिव किया हुआ है। तो इसमें हम कहना चाह रहे हैं इस साइड पर कि ईथरनेट 1 स्टैंड बाय होना चाहिए थ्रू दीज कमांड्स, बट यहां हम कह रहे हैं कि ईथरनेट 1 एक्टिव होना चाहिए थ्रू दीज कमांड्स। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है बोथ साइड के सिस्टम्स में। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने के लिए फिर ओवरआर्चिंग सिस्टम LACP प्रायोरिटी है, बट ये तभी चलेंगी ये प्रायोरिटीज जब आप LACP इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप एक्टिव पैसिव के कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने मोड ऑन कर दिया तो फिर तो ये सारी चीज नहीं हो सकती। LACP सिस्टम प्रायोरिटी में फिर जिस सिस्टम की प्रायोरिटी आपने लेसर कॉन्फ़िगर की हुई है उस सिस्टम की बात मान ली जाएगी और वो जो बात कह रहा होगा कि ये वाली पोर्ट एक्टिव रहेगी उसकी बेस पर वो पोर्ट एक्टिव कर दी जाएगी। और इंटरफेस पोर्ट चैनल के अंदर भी कुछ ट्यूनिंग्स की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल LACP मैक्स बंडल 16 तक हो सकते हैं इंटरफेस, लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि मेरे पोर्ट चैनल में 8 से ज्यादा पोर्ट्स कोई भी डाले तो वो नहीं वर्क करें, 8 तक के लिए ये वर्क करे, तो आप उसको 8 पर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद है पोर्ट चैनल मिनिमम बंडल। अब मिन बंडल का क्या मतलब है? मिन बंडल का ये मतलब है कि आपने अपने ईथर चैनल में या एग्रीगेशन में 8 पोर्ट्स डाली थी डे 1 पे। अब चलते चलते उसमें से काफी सारी पोर्ट्स वर्किंग छोड़ गई,
मिसाल के तौर पर 3 पोर्ट्स डाउन हो गए, 3 पोर्ट्स के डाउन होने पे ये जो बंडल है ये 5 की आदत पर रह जाएगा। जब ये 5 की आदत पर रह जाएगा तो इसकी प्रायोरिटी वाला फीचर किक इन हो जाएगा, क्योंकि उसने उसको इवन पर लेकर आना है, तो वो उसको डाउनग्रेड करके 4 तक ले आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पूरा का पूरा बंडल 4 पोर्ट्स के साथ चलाना काबिल कबूल है आपके लिए, या इतनी कम बैंडविड्थ पर आप ये मुनासिब समझेंगे कि ये पूरा का पूरा बंडल डाउन हो जाए? 4 पोर्ट्स मेरे लिए काफी नहीं है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप मिनिमम नंबर ऑफ एक्टिव इंटरफेसेस टू कीप बंडल अप सेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें लिख देंगे कि मिनिमम बंडल में 8 एक्टिव इंटरफेसेस चाहिए हैं टू कीप इट अप, तो जैसे ही 8 से अदद नीचे जाएगा, बेशक बाकी इंटरफेस वर्क कर रहे हैं, 6 इंटरफेस चल सकते हैं, 4 चल सकते हैं, लेकिन वो नहीं चलने देगा, वो पूरे के पूरे बंडल को डाउन कर देगा। इससे आप अपने बंडल की मिनिमम एक्टिव इंटरफेसेस की तादाद को रिजिड कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और अगर उस तादाद से डाउन हो जाएंगे एक्टिव इंटरफेसेस तो पूरा का पूरा बंडल सिस्टम बजाते खुद फोर्सफुली बंद कर देगा। और जाहिर है फेल ओवर कॉन्फ़िगर हुआ होगा, दूसरा फायरवॉल यूनिट अवेलेबल होगा और दूसरे फायरवॉल यूनिट की तरफ ट्रैफिक चली जाएगी जिसका बंडल 8 के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। और अगर उसका बंडल भी 8 के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता तो ये मेजर इशू है, फिर जाहिर है एंड यूजर सफर करेगा और टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा। बहरहाल ये एक फीचर है जिसके जरिए हम अपने पोर्ट चैनल को ट्वीक कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोड बैलेंसिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये एल्गोरिदम है। पोर्ट चैनल लोड बैलेंस के बाद आपके पास अब मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप सिर्फ लिख दें पोर्ट चैनल लोड बैलेंस DST-IP, बस कमांड खत्म। एक ही दे सकते हैं एक वक्त में। DST-IP का क्या मतलब है कि जब जब आने वाले ईथरनेट फ्रेम्स के अंदर लेयर 3 के हेडर में डेस्टिनेशन IP बदले, पहला फ्रेम आया उसका डेस्टिनेशन IP था 192.168.1.1, तो उसको लिंक 1 पर भेज दो फॉर एग्जांपल। अगला डेस्टिनेशन IP आया 192.168.1.2, तो उसको 1 की बजाय अब 2 वायर के ऊपर ट्रांसमिट करो। दोबारा 192.168.1.1 से ट्रैफिक आई तो उसका कुर्रा पहले इंटरफेस का निकला हुआ है, उसकी ट्रैफिक पहले इंटरफेस से ही जाएगी। 192.168.1.3 आ गया, आपके पास टोटल इंटरफेस ही 2 थे, 3 का कुर्रा 1 इंटरफेस का निकला है, .4 आया उसका कुर्रा सेकंड इंटरफेस का निकला है। सो डेस्टिनेशन IP बदलने पर इंटरफेस बदलता चला जाएगा। इसका एक पूरा हैश टेबल बनाता है सिस्टम, और हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट एक हैश वैल्यू निकलती है, और वो हैश वैल्यू डिसाइड करती है कि अगर बंडल में 2 इंटरफेस हैं तो दोनों में से किस पर कौन कौन जाएगा। 4 हो गए हैं तो हैश वैल्यूज बढ़ जाएंगे, हमारे पास मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे, तो उन 4 पर फैलकर ट्रैफिक जाएगी। लेकिन बात ये है कि अगर 192.168.1.1 वाला ही टारगेट बहुत ज्यादा हिट होना शुरू हो जाए, यानी एक ही डेस्टिनेशन पर बहुत ट्रैफिक आ जाए, तो वो तो एक ही वायर से जाएगी ना, क्योंकि आपका लोड बैलेंस एल्गोरिदम डेस्टिनेशन IP बेस्ड है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप ऐसे नेटवर्क में हैं जिसमें डेस्टिनेशन IP एक ही पर बार बार ट्रैफिक आती है, तो लोड बैलेंसिंग इस एल्गो पर करना मुनासिब नहीं है। फिर आप उसमें डेस्टिनेशन के साथ साथ सोर्स IP को भी उठा लें, यानी सोर्स डेस्टिनेशन IP कर लें। अब इसमें क्या है कि अगर कहीं सोर्स IP यानी सेंडर और जिससे बात की जा रही है यानी रिसीवर वो भी एक ही है बदस्तूर, तो अगर वो भी एक ही है बदस्तूर तो फिर ये एल्गोरिदम भी फेल हो जाएगा। फिर आप उसके अंदर पोर्ट ऐड कर लें, डेस्टिनेशन IP एंड पोर्ट, सोर्स IP एंड पोर्ट, source destination IP, source destination ports. You have a lot of algorithms and they keep on you will, if you put question mark here, you may see less or more depending upon the firmware you are using, but overall ये algorithms different available होते हैं और आप उसको अपनी environment के मुताबिक फाइन ट्यून करते हैं कि मेरे यहाँ कौन सा बेस्ट वर्क करेगा।